गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई होप यू आर डूइंग वेल। ठीक है, तो जैसा कि हम अपना जो पहला चैप्टर है वो कंप्लीट कर चुके हैं। जो अपना पहला चैप्टर था क्या था, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अब अपन स्टार्ट करने वाले हैं अपना सेकंड चैप्टर। ठीक है, अपनों ने पहले चैप्टर में देखा था कोई चार्जर रहता है, जो चार्जर रहता है उसके आसपास क्या रहती है, इलेक्ट्रिक फील्ड रहती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को जो दर्शाने के तरीके रहते हैं, यानी कि उसको रिप्रेजेंट करने के लिए दो वे रहते हैं। पहला वे अपन पढ़ चुके हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड नाम ही था उसका स्टार्टिंग वाले का। अब जो सेकंड पार्ट रहता है उसको रिप्रेजेंट करने का, उसका नाम है पोटेंशियल। ठीक है, अपनों ने जो बात करी थी स्टार्टिंग में इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो अपनों ने जो इलेक्ट्रिक फील्ड अपन जो पढ़ रहे थे वो एक वेक्टर फॉर्म था। ठीक है, अभी अपन बात करेंगे किसी चार्ज के आसपास जो अराउंड में इलेक्ट्रिक फील्ड रहती है, उसको एक और टर्म रहती है अपनी पोटेंशियल। उस फॉर्म में अपने को क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है। अब ये जो पोटेंशियल रहता है ना, ये क्या रहता है, एक स्केलर टाइप है। ठीक है, यानी कि आप हर डायरेक्शन के अंदर क्या कर सकते हो, उसका पोटेंशियल निकाल सकते हो। और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो एक वेक्टर क्वांटिटी है, डायरेक्शन के ऊपर डिपेंडेंट रहती है। ठीक है, तो अब जो हम सेकंड चैप्टर में देखने वाले हैं वो क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड को हम पोटेंशियल के रेस्पेक्ट में किस प्रकार फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि स्केलर रूप में हम इलेक्ट्रिक फील्ड को किस टाइप से निकाल सकते हैं। क्लियर? चलिए, तो यहाँ पे बोर्ड पे क्या लिख रखा है, द इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड द चार्ज कैन बी डिस्क्राइब्ड बाय टू वेज। फर्स्ट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इन द वेक्टर फॉर्म एंड सेकंड इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यानी कि स्केलर फॉर्म। ठीक है, अब आपको ये थोड़ा सा कुछ हो रहा होगा कंफ्यूजन कि व्हाट इज द पोटेंशियल, ये पोटेंशियल टर्म क्या है, ये नई चीज यहाँ पर कैसे आ गई। ठीक है, तो कुछ नहीं, ये बहुत ही ज्यादा बेसिक नॉर्मल चीज है। अपनों ने क्या देखा था, सपोज करके देखिए यहाँ पर एक अपनों ने टेस्ट चार्ज रखा है। ठीक है, ये टेस्ट चार्ज के अराउंड क्या होगी, फील्ड होगी। कैसी फील्ड होगी, इसे कुछ बाहर की तरफ होगी। ठीक है, अपनों ने कूलम्ब्स लॉ भी पढ़ रखा है। ठीक, कूलम्ब्स लॉ क्या बोलता है कि दो चार्ज जो रहते हैं, अगर पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज रहेंगे तो वो एक दोनों के ऊपर क्या लगाएंगे, एक फोर्स लगाएंगे। ठीक है, तो अपन वो बात कर लेते हैं। यहाँ पर क्या करता हूँ मैं, इससे पर्टिकुलर r डिस्टेंस के ऊपर, इस पॉइंट के ऊपर मैं टेस्ट चार्ज रख के आता हूँ Q0। क्लियर है? अब ये जो चार्ज है प्लस Q, ये क्या करेगा, इसको उधर की तरफ धक्का देना चाहेगा। ठीक है, तो मैंने क्या इधर की तरफ इसके ऊपर क्या लग गया, फोर्स लग गया। ठीक है, फोर्स कौन लगा रहा है, ये वाला Q चार्ज लगा रहा है। इतनी चीज आपको समझ में आ गई। अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि ये मैंने पॉइंट लिया A, इतनी चीज क्लियर हो गई। अब मैंने क्या करा, एक पॉइंट लिया मैंने B, ये चीज समझ में आ गई। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, जो मेरा टेस्ट चार्ज था ना, इसको उठा के हल्का सा आगे खिसकाना है। ठीक है, तो अब मेरे को ना एक चीज देख ली कि ये Q चार्ज था, इसके ऊपर पीछे की तरफ क्या लग रहा था, फोर्स लगा रहा था। अब कोई बंदा ऑलरेडी फोर्स लगा रहा हो, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, उसके फोर्स को अपोज करके इधर की साइड में क्या करना पड़ेगा, एक और फोर्स लगाना पड़ेगा। ये चीज समझ में आई? यानी कि आप इसको समझ सकते हो, मैं यहाँ खड़ा था, मेरे पीछे कोई एक आदमी खड़ा था, उसने मेरे को धक्का दिया, मैं उधर जाना चाहता हूँ। ठीक है, मगर यहाँ मेरे आगे की साइड में एक और कोई पर्सन खड़ा, वो क्या चाहता है कि मेरी ये पोजीशन यहाँ से हटके हल्की सी पीछे हो जाए। तो एक बंदा तो पीछे से मेरी तरफ फोर्स लगा रहा है। ठीक है, तो इधर वाला मेरे को पीछे खिसकाने के लिए क्या करेगा, उसके बराबर का फोर्स इधर लगाएगा ताकि मैं स्टेबल हो जाऊं, और उससे हल्का सा ज्यादा लगा के मेरे को पीछे कर सकता है इस टाइप से, और मैं यहाँ आ जाऊंगा। ठीक है, तो ऐसा करने में उसको कुछ वर्क करना पड़ा होगा। तो इधर देखिए, ये जो चार्ज था इसको उधर की तरफ धक्का दे रहा था। ठीक है, तो मैंने क्या करा, एक F एक्सटर्नल लगा दिया। क्या लगा दिया, F एक्सटर्नल लगा दिया। इतनी चीज समझ में। ठीक, F एक्सटर्नल लगाया तो जो F एक्सटर्नल जो रहेगा, ठीक है, वो लगभग क्या रहेगा, बराबर रहेगा इस F के। ये F कौन सा, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक वाला F है। ठीक है, ये कौन सा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक वाला F है। इतनी चीज आपको समझ में आ गई। तो मैं जो F एक्सटर्नल लगूंगा उससे हल्का सा ज्यादा लगूंगा। तो मैंने F एक्सटर्नल लगाया, तो ये क्या हुआ, इतना सा इसका डिस्प्लेसमेंट हो गया होगा, कुछ dx मान लेते हैं अपन। ठीक, और ये यहाँ से उठ के क्या आ गया, यहाँ पर आ गया। इतनी चीज आपको समझ में आई। ठीक, तो मैं फोर्स लगा रहा हूँ, डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है, यानी कि इस चार्ज को यहाँ से लेके यहाँ तक उठाने में मेरे को क्या करना पड़ गया, वर्क करना पड़ गया। ठीक है, तो मैंने वर्क करा, तो यहाँ क्या हुआ कि जैसे यहाँ पर कोई चार्ज रखा था टेस्ट को, तो यहाँ पर फोर्स लग रहा था, कुछ F लग रहा था। अब मैंने इसको उठा के यहाँ रख दिया, यानी कि हल्का सा पास में खिसका दिया। अब इस ये जो टेस्ट, ये जो चार्ज है तुम्हारा सोर्स वाला चार्ज, अब इसके जैसे ही पास में आ गया टेस्ट चार्ज, तो इसके ऊपर और फोर्स लगेगा। यानी कि अगर मैं बात करूँ तो इसके ऊपर जो इलेक्ट्रो स्टैटिक वाला फोर्स रहेगा वो क्या रहेगा, अब और F लगेगा। इसको बोल देते अपन F2, इसको बोल देते अपन F1, यानी कि जो F2 रहेगा वो ग्रेटर रहेगा F1 से। तो आपने क्या देखा कि पोजीशन को चेंज करने से, यानी कि यहाँ से मैंने टेस्ट चार्ज को उठाया, इसकी पोजीशन को हल्का सा आगे खिसका दिया, तो फोर्स में क्या हो गया, डिफरेंस आ गया। यानी कि फोर्स पहले कम था, फोर्स बढ़ गया, यानी कि उसके अंदर एनर्जी इंट्रोड्यूस हो गई। ये चीज आपको समझ में आई। ये जो एनर्जी इंट्रोड्यूस हुई है ना वर्क करने के ऊपर, इसी को पोटेंशियल बोला है। यही क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, इधर देखिए, यानी कि आप एक स्प्रिंग के एक एग्जांपल लेते हैं अपन अच्छा सा। ठीक है, आपके पास में एक स्प्रिंग थी,
ठीक है, आपने उसको हल्का सा दबा के रख रखा था, तो आपके हाथ के ऊपर पीछे की तरफ एक फोर्स लग रहा था, स्प्रिंग को दबाया आपने, तो स्प्रिंग क्या करेगी, आपको हाथ के पीछे धक्का देगी, तो अभी हल्का सा दबा तो हल्का सा पीछे कर रही थी, फिर आपने और जोर से दबा दिया उस स्प्रिंग को, तो और जोर से पीछे करना चाहिए। तो जब आपने हल्का सा दबाया था तब आपके हाथ के अंदर कम एनर्जी थी, जब आपने और दबाया था इस जगह आपके हाथ में बहुत ज्यादा एनर्जी आ गई। जैसे ही आप यहाँ पर क्या करते हो, जैसे हाथ को ढीला छोड़ते हो, स्प्रिंग एकदम जोर से आपके हाथ को क्या कर देगी, पीछे की तरफ धक्का दे देगी। तो ये जो चीज होती है ना, इसी को पोटेंशियल बोल रखा है, यानी कि ऐसी एनर्जी जो स्टोर हो रखी हो उस पर्टिकुलर पोजीशन के ऊपर इन द फॉर्म ऑफ वर्क, उसको क्या बोलते हैं अपन, पोटेंशियल एनर्जी। ये चीज समझ में आई आपको, पोटेंशियल होता क्या है, यानी कि पर्टिकुलर पोजीशन के ऊपर उस पर्टिकुलर जो ऑब्जेक्ट है उसके अंदर कितनी एनर्जी है कि उसको जैसे कि अभी तो मैंने पकड़ के रख रखा था किसी ऑब्जेक्ट, जैसे मैं छोड़ूंगा तो एकदम भग जाए वो, तो इस चीज को बोलते हैं अपन क्या, पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, पोटेंशियल का मतलब क्या होता है, एक जगह रुके रहने के बाद जो भी उसके अंदर क्या होगा, कुछ एनर्जी स्टोर्ड रहेगी, उस स्टोर्ड एनर्जी को ही क्या नाम दिया अपनों ने, पोटेंशियल एनर्जी। ये चीज क्लियर होगी। चलिए यहाँ चीज आपको समझ में आ गई कि ये जो रहता है कुछ नहीं है, दो चार्ज रहते हैं, एक चार्ज उधर भगाना चाहता है, मगर अपन एक्सटर्नल फोर्स लगा के उसको एक पोजीशन फिक्स करना चाहते हैं, तो ये चीज निकल के आती है पोटेंशियल। ठीक, ये चीज आपको समझ में आ गई। अब आपकी जो बुक्स है, कितनी भी बुक ले लो, एस एल अरोड़ा, एच सी वर्मा और ये जितनी भी फिजिक्स से रिलेटेड जितनी भी बुक्स है आपकी, उसके अंदर सिंगल पोटेंशियल को डिफाइन नहीं कर रखा, पोटेंशियल के डिफरेंस को क्या कर रखा उन्होंने डिस्क्राइब कर रखा। अब ऐसा क्यों, देखिए चार्ज तो यहाँ सोर्स रखा हुआ था, एक टेस्ट चार्ज को किसी भी पोजीशन पर अगर मैं रखता हूँ तो ऑलरेडी कोई फोर्स लग रहा होगा, यानी कि ऑलरेडी किसी पोजीशन पर रखने पर ऑलरेडी उसके अंदर कोई ना कोई एनर्जी स्टोर्ड रहेगी, यानी कि जिस पोजीशन पे आपने पहले रख रखा था वहां पर ऑलरेडी उसका कुछ पोटेंशियल होगा। फिर आपने इस जगह से खिसका के थोड़ा सा आगे खिसका दिया तो उसका पोटेंशियल कुछ दूसरा हो गया होगा उस पर्टिकुलर पोजीशन के लिए। तो ये क्या होता है कि अपन इन दोनों के बीच का क्या निकालते हैं, डिफरेंस निकालते हैं, यानी कि जो निकल के आता है, क्या निकल के आता है, पोटेंशियल डिफरेंस निकल के आता है। अपने को पढ़ना क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस। ये चीज आपको समझ में आ गई। ठीक है, अपने को जो भी इंटरेस्टेड चीजें हैं वो सारी जो इसमें निकलेगी अपने काम में निकलेगी, पोटेंशियल डिफरेंस के अंदर निकलेगी। ठीक, अब अपने को पढ़ना है व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस, इसको डिफाइन कैसे करें। ठीक है, और अगर सिंगल चार्ज के लिए नहीं है तो क्या हम बना सकते हैं सिंगल चार्ज के लिए, तो बिल्कुल बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अपन देखते हैं कैसा क्या रहेगा। ये चीज आपको समझ में आ गई, पोटेंशियल यानी कि किसी पर्टिकुलर पोजीशन के ऊपर अगर कोई चार्ज रखा हुआ है तो उस चार्ज के पास में क्या होगा, खुद की एक एनर्जी होगी, उसी को क्या नाम दिया, पोटेंशियल एनर्जी। ठीक, तो इतना नोट कर लीजिए आप, फिर उसके बाद अपन आगे बात करते हैं कि व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। चलिए दोस्तों, तो अपन बात करने वाले हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस की। ठीक है, तो चलिए देखिए क्या करना है, आप डेफिनेशन में ऊपर लिख रखी है, उससे पहले आप मैं जो बता रहा हूं उस चीज को देखिए। आपके पास में क्या है, एक टेस्ट चार्ज है, सॉरी एक क्या है आपके पास में, सोर्स चार्ज है। यहां लिख देता हूं क्या है, सोर्स चार्ज। इस सोर्स चार्ज की वजह से क्या हो रहा होगा, इसके आसपास क्या कर रहा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही होगी। ठीक है, अगर मैं बात करूं, ये यहां से एक पॉइंट ले लेता हूं मैं यहाँ पर ए, ठीक, और यहाँ पर एक पॉइंट ले लेता हूं कोई में भी, इतनी चीज आपको समझ में आ गई। ठीक, एक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इसको पीछे की तरफ धक्का देना चाह रही होगी, कोई भी अगर मैं टेस्ट चार्ज यहाँ पर रखता हूँ तो उस चार्ज को, एक सोर्स चार्ज लिया, दो पोजीशन डिफाइन कर दी, एक पोजीशन बी और एक पोजीशन ए को डिफाइन कर दिया। एक टेस्ट चार्ज लेके आए अपन, उसको मैंने यहाँ रख दिया कहीं के ऊपर, क्यू नोट के ऊपर। ये चीज आपको समझ में आ गई। अब इस पर्टिकुलर पोजीशन के ऊपर भी कुछ ना कुछ पोटेंशियल होगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ रखा तो कुछ ना कुछ एनर्जी होगी, यहाँ रखा तो कुछ, अगर रख रखा है मैंने पकड़ के तो कोई फोर्स लग रहा होगा, यानी कि एनर्जी है, जैसे छोड़ूंगा भग जाएगा उधर। ठीक है, यहाँ पर भी एनर्जी, यानी कि यहाँ पर भी क्या होगा, कुछ ना कुछ पोटेंशियल होगा। अब मैंने क्या करा, इस चार्ज को उठा के यहाँ ला दिया, इस चार्ज को उठा के कहाँ रख दिया, मैंने यहाँ पर रख दिया। ठीक है, जब जैसे मैं इस पी पॉइंट के ऊपर लाता हूँ तो यहाँ से उठा के यहाँ तक लाना है, मुझे कुछ वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये वर्क कौन सा होगा, मेरा एक्सटर्नल एजेंट वाला। ठीक है, एक्सटर्नल एजेंट से जो मैंने वर्क करा, ये वाला वो वाला वर्क होगा मेरा। ये चीज समझ में आ गई। ठीक है, अब पोटेंशियल डिफरेंस क्या बोलता है कि V, यानी कि जो पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा, इसको पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। क्या रहेगा, पोटेंशियल। अब देखिए यहाँ पर जो था कम फोर्स लग रहा था, यहाँ पर ज्यादा फोर्स लग रहा था, तो ज्यादा वाले को पहले लिखते हैं अपन। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, पोटेंशियल एट B माइनस पोटेंशियल एट A किसके बराबर रहेगा, वर्क डन अपॉन में टेस्ट चार्ज। ठीक है, यानी कि जो पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा ना, वो किसके इक्विवेलेंट रहेगा कि कितना वर्क आपने इसको यहां से उठा के यहां तक लाने में रखा और अपूर्ण में बोला टेस्ट चार्ज को रख दो, यानी कि उस पर्टिकुलर टेस्ट चार्ज को यहां से लेके यहां तक उठाने में जो वर्क आपको करना पड़ा, वही क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर होगा। किसके, पोटेंशियल एट बी माइनस पोटेंशियल एट ए के। ये चीज समझ में आ गई आपको। ठीक, तो अपन क्या इसको ऐसा लिख सकते हैं, वीबी माइनस का बी ए। ठीक है, ये अपना वर्क डन हो गया डब्ल्यू, और अपन में क्यू नॉट चार्ज लिख देते। अब ये वर्क डन कौन सा है, अपना एक्सटर्नल एजेंट वाला। ठीक है, एक्सटर्नल एजेंट। अब इसको मैं बार बार एक्सटर्नल एजेंट क्यों बोल रहा हूँ, ये चीज आपको शायद कंफ्यूज कर रही हो।
तो जैसे ये टेस्ट चार्ज है पॉजिटिव चार्ज, ये जो क्यू नॉट चार्ज है टेस्ट चार्ज को इधर की तरफ धक्का देना चाहेगा, ठीक है, मगर अपन क्या उधर जाने देना चाहते हैं इसको? नहीं, अपन क्या चाहते हैं कि इसको ए से उठा के बी पे आ जाए। तो अब एक फोर्स तो इलेक्ट्रोस्टैटिक वाला उस डायरेक्शन में लग रहा है, अपने को उसको अपोज करके यहाँ पर लाना पड़ेगा। तो अपने को क्या करना पड़ेगा, बाहर से फोर्स लगाना पड़ेगा, एफ एक्सटर्नल, ठीक है, ये मनगढ़ंत कहानी है एफ एक्सटर्नल, ठीक है। तो एक एफ एक्सटर्नल इधर लगा के इसको उठा के इधर मैं ला रहा हूँ, तो इधर ला रहा हूँ तो फोर्स लगाना पड़ रहा होगा, क्योंकि ये तो उधर धक्का दे रहा है। मैं उसको फोर्स लगा के जिस तरह से खींच के इस पॉइंट के ऊपर लाना चाहता हूँ, ठीक है। जैसे ही मैं ला दिया तो मैंने वर्क डन कर दिया। कौन सा वाला वर्क डन? एक्सटर्नल वर्क डन, ठीक है। और अपन वो टेस्ट चार्ज रख दिया कि मेरा उस पर्टिकुलर टेस्ट चार्ज के लिए वर्क डन कितना है। तो ये चीज होती है अपनी क्या, पोटेंशियल डिफरेंस। अब इसकी यूनिट की बात कर लेते हैं, क्योंकि जैसा भी है बिना यूनिट के तो काम चलना नहीं है। इधर देखिए, तो यूनिट क्या होती है इसकी, देखिए जो वर्क होता है अपना, वर्क को काय में नापते हो? जूल में नापते हो क्या? जूल में नापते हो वर्क को, तो हम लिख सकता हूँ जूल, ठीक। अच्छा, चार्ज को काय में नापते हैं अपन? याद करो। अरे हाँ, कूलाम में नापते हैं। तो यहाँ क्या कर सकते हैं अपन, कूलाम लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया इसका, जूल पर कूलाम, ठीक है। यानी कि अगर मैं बात करूं जो यूनिट होती है, यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, किसकी बात कर रहे हैं अपन? पोटेंशियल डिफरेंस की। तो वो क्या होती है, जूल पर कूलाम। ये चीज आपको समझ में? और इसी को क्या बोलते हैं अपन? वोल्ट बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं अपन? वोल्ट। ये चीज आपको समझ में आ गई? यानी कि जो पोटेंशियल जो रहता है उसकी जो यूनिट रहती है क्या रहती है? वोल्ट। एक वोल्ट क्या रहता है? 1 जूल अपॉन में कूलाम। ये चीज आपको समझ में आ गई? ये चीज क्लियर हो गई, ठीक है। यानी कि किसी एक कूलाम चार्ज को, ठीक है, एक जूल का वर्क करके आप जितना खिसका सकते हो, वही चीज क्या हो जाती है, उसका पोटेंशियल डिफरेंस हो जाता है। यानी कि इसको ना काय में मेजर करते हैं अपन, वोल्ट में मेजर करते हैं। ये चीज आपको समझ में आई, ठीक है। पोटेंशियल क्या होता है, कैसे पोटेंशियल डिफरेंस है, पोटेंशियल डिफरेंस कैसे डिफाइन, ये चीज समझ में आ गई, ठीक है। अब इसको नोट कर लीजिए, फिर अपन आगे और इंटरेस्टिंग बात करते हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों, तो ये चीज अपने देख ली क्या होता है पोटेंशियल डिफरेंस। अभी इधर देखिए, ये अपने फॉर्मूला सब लिख दिया, मैंने पोटेंशियल डिफरेंस लिख दिया, W एक्सटर्नल अपॉन में Q नॉट, जूल पर कूलाम इसकी यूनिट हो गई, यानी कि इसको वोल्ट भी बोल सकते हो आप, ठीक है। तो 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल अपॉन में 1 कूलाम। ये चीज समझ में आ गई। अब डेफिनेशन भी देख लो, ऊपर क्या लिखा है। डेफिनेशन क्या बोलती है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, ठीक है। 2 पॉइंट के बीच में निकाल रहे थे अपन, ये देखो 2 पॉइंट दिख रहे हैं, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। अब इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, जो 2 पॉइंट्स है इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ही है, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड मे बी डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ अ वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये चीज आपको समझ में आ गई। यानी पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड मे बी डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन to bring the charge from one point to the another point, ठीक है, against the electrostatic force। यही क्या बोलता है अपना डेफिनेशन बोलता है, ठीक। अब आपको समझ में आता आ ही गया होगा कि क्या होता है। आपने बहुत ही ज्यादा नॉर्मल बेसिक वे में इसको देख लिया है। अब ये डेफिनेशन के थ्रू आप उसको आसानी से याद कर सकते हो। अब आगे देखिए, अब ये तो होगी डिफरेंस की बात में। अगर मैं बात करूं, क्या मैं एक सिंगल पॉइंट के ऊपर हमेशा पोटेंशियल निकाल सकता हूं? क्या निकाल सकते हैं या नहीं निकाल सकते, ये अपने लिए डाउट था। तो चलिए देखिए, अगर मैं क्या करता हूं, मेरे पास अपना एक पॉइंट बी था, एक पॉइंट क्या था मेरे पास में ए था, ठीक है। मुझे क्या निकालना था, खाली एक सिंगल पॉइंट के लिए पोटेंशियल निकालना था। तो मैं क्या करता हूं, यहां पर एक कंडीशन लिखता हूं, इफ द पॉइंट ए इज सो फार अवे, यानी कि बहुत ही ज्यादा दूर हो, कि बहुत ज्यादा दूर बोला तो इंफिनिटी पे, यानी कि पोजीशन ऑफ ए इज एट इंफिनिटी, ठीक है। अब मुझे ये बताओ कि ये अपना जो अनंत पे जुपिटर या फिर कोई भी है, जुपिटर अपने अनंत पे हो क्या, अभी तो पहुंच नहीं पाया अपन, ठीक है। तो जुपिटर पे है, अभी क्या चल रहा होगा, क्या दिन हो रहा होगा, रात हो रहा होगा, क्या बता सकते हो आप? साइंटिस्ट तो बात अलग है, क्या आप इंडिविजुअल बता सकते हो? नहीं बता सकते ना। यानी कि अनंत पे क्या हो रहा है आप कुछ नहीं बता सकते उस चीज के बारे में। तो अगर मैं पूछूं कि जो पॉइंट ए है ये कहाँ रखा हुआ, अनंत पे रखा हुआ, तो अनंत पे इसका पोटेंशियल क्या होगा, क्या आप बता पाओगे? कभी नहीं बता पाओगे। तो जो चीज अपन नहीं बता पाते, अपन क्या मान लेते हैं कि कुछ भी नहीं होगा। यानी कि पोटेंशियल एट ए इज इक्वल टू 0 कब होगा, व्हेन ए इज एट इंफिनिटी।
ये चीज समझ में ही आपको, यानी कि अपन क्या मान लेते हैं, किसी सिंगल पॉइंट के ऊपर अगर अपने को क्या निकालना हो, पोटेंशियल निकालना हो, तो अपन टेस्ट चार्ज कहां से ला रहे हैं, कहां से लेके आ रहे थे, इस ए पॉइंट से। तो अपन क्या बोल देते हैं कि अब जो ए पॉइंट है अपना वो इंफिनिटी पर रखा हुआ है, यानी कि इंफिनिटी से किसी टेस्ट चार्ज को उठाकर इस पर्टिकुलर बी पॉइंट पर तक लाने में जो वर्क होता है वो उस पोटेंशियल के बराबर होगा जो इस पर्टिकुलर बी पॉइंट पर होगा। क्यों? क्योंकि इंफिनिटी का जो पोटेंशियल था वो अपनों ने 0 मान लिया। चलिए अब ये कंडीशन अगर मैं पुट करता हूं तो वीबी वीए कितना हो जाएगा, 0। ठीक है, क्यों ऐसा क्यों बोला आप लोगों ने, क्योंकि इंफिनिटी पे अपना ए पॉइंट रखा हुआ है। वीबी माइनस वी इक्वल टू 0, तो यहां क्या आ जाएगा, डब्ल्यू अपॉन में क्यू नॉट। तो यहां से खाली मुझे काय का पोटेंशियल मिल गया, वीबी का। वीबी इज इक्वल टू क्या आ गया, डब्ल्यू अपॉन में क्यू नॉट। ठीक है, ये तभी पॉसिबल है व्हेन ए इज एट इंफिनिटी। ए इज एट इंफिनिटी, जब आपका कोई एक पॉइंट कहां पर रखा हो, इंफिनिटी पे। यानी कि यहां से एक चीज अच्छी सी कैलकुलेट होकर क्या निकलती है अपने पास में, क्या कि अगर कोई सोर्स चार्ज से अगर बहुत ही ज्यादा डिस्टेंस के ऊपर कोई पॉइंट रखा हुआ होगा तो जो पॉइंट है उसका पोटेंशियल अपन 0 मान लेंगे। ठीक है, यानी कि सोर्स चार्ज के कोई जितना पास होगा उसका पोटेंशियल अपने को पता रहता है, मगर सोर्स चार्ज से अगर बहुत ही ज्यादा दूर है तो उसका पोटेंशियल अपन कभी नहीं निकाल पाएंगे। ये चीज समझ में आ गई, इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं अपन कि किसी सिंगल चार्ज क्यू की वजह से अपन उस किसी पर्टिकुलर पॉइंट पी के ऊपर किस टाइप से अपन क्या निकाल सकते हैं, पोटेंशियल। तो मैं हट जाता हूं, इसका स्क्रीनशॉट या फिर इसको नोट कर लीजिए। चलिए दोस्तों, तो क्या लिखा हुआ बोर्ड के ऊपर, जल्दी देखिए। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज क्यू, यानी कि आपके पास में एक सिंगल पॉइंट चार्ज क्यू है, उसकी वजह से आपको क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है किसी एक पॉइंट के ऊपर। अभी जो पढ़ा था अपने पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ा था 2 पॉइंट के ऊपर। 2 पॉइंट में से अगर खाली एक ही पॉइंट की बात करनी होती थी अपने को, तो अपन क्या करते थे, एक वाले जो सेकंड वाला पॉइंट था उसको इंफिनिटी पे मान लेते थे। तो किसी सिंगल पॉइंट के ऊपर अगर आपको पोटेंशियल निकालना होता तो उसकी डेफिनेशन क्या रहती है, जल्दी से मैंने लिख दी, जल्दी से नोट करो या देखो। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट in a uniform electric field is a amount of work done by external force per unit charge in bringing q naught test charge from infinity to that particular point in which we are interested to calculate the potential। ठीक है, विदाउट चेंजिंग काइनेटिक एनर्जी, यानी कि उसको खिसका रहे हो ना तब उसके काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं आना चाहिए। अगर काइनेटिक एनर्जी में चेंज आता है ना तो क्या होता है, कभी ज्यादा कभी कम, तो उससे अपने को एग्जैक्ट पोटेंशियल नहीं मिल पाता है। इसलिए काइनेटिक एनर्जी में चेंज नहीं होना चाहिए, यानी कि कांस्टेंट स्पीड से अपने को धीरे धीरे लेके आना पड़ता है। तो ये चीज समझ में आ गई आपको। ठीक है, क्या करना है कि इंफिनिटी से किसी भी टेस्ट चार्ज को उठा के किसी पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर रख दो, अगर कोई वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर होगा तो उस जगह का पोटेंशियल आपको निकल के आ जाएगा। क्योंकि वर्क डन कैलकुलेट कर लो, अपन में टेस्ट चार्ज रख दो, क्या निकल गया आपका, उस जगह का पोटेंशियल निकल गया। ये चीज समझ में आ गई। ठीक है, चलिए बेटा देखिए, मैं लिख देता हूं यहां पर क्या अपने पास में क्यू नॉट चार्ज था, इस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर आर डिस्टेंस के ऊपर मुझे क्या निकालना था, पोटेंशियल निकालना था। ये पॉइंट मेरा पी था, मुझे क्या निकालना है, वीपी निकालना है। वीपी निकालना है पर्टिकुलर पी पॉइंट के ऊपर, तो इंफिनिटी से, ये सपोज कर लो इंफिनिटी है मेरी, इस जगह क्या इंफिनिटी है, यहां से मैंने एक टेस्ट चार्ज को निकाला इंफिनिटी से, इस टेस्ट चार्ज को उठाया मैंने, ऐसे उठाया और यहां पर रख दिया। ठीक है, तो उठा के मैं ऐसे ला रहा हूं, ऐसे ला रहा हूं, ऐसे ला रहा हूं, यहां तक रख दिया मैंने, तो टेस्ट चार्ज मेरा यहां पर आ गया। अच्छा, तो मैं यहां से लेके यहां तक उठा के लाया हूं, तो मैंने क्या करा, वर्क करा, तो मैं क्या लिख सकता हूं यहां पर कि पोटेंशियल एट इंफिनिटी माइनस, सॉरी पोटेंशियल कहां का जाता होगा, पी का जाता होगा, तो मैं क्या लिख सकता हूं, पोटेंशियल एट पी माइनस पोटेंशियल एट इंफिनिटी इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन में टेस्ट चार्ज। ये डेफिनेशन थी। अब इंफिनिटी से लेके आया तो इंफिनिटी पे क्या पोटेंशियल है अपने को नहीं पता, तो अपन क्या मान लेते हैं इसको 0। ठीक है, यानी कि जो वीपी निकल के आएगा, कितना निकल के आएगा, वर्क डन अपॉन में क्यू नॉट, यानी कि सिंगल पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल अपन इस टाइप से डिफाइन कर सकते हैं कि चार्ज को इंफिनिटी से लेके और इंफिनिटी का पोटेंशियल पता ही नहीं है अपने को, तो इंफिनिटी का पोटेंशियल क्या मान ले अपन, 0 मान लेते। तो ये किसी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकलता है ड्यू टू पॉइंट चार्ज क्यू एट अ पर्टिकुलर पॉइंट पी। ठीक, अब इसके लिए अपने को क्या करना है, एक वैल्यू ढूंढ के लानी है। ये तो हो गया फॉर्मूले के बाद। अब वैल्यू कितनी रहती है चार्ज के टर्म्स में, ठीक है, या फिर जिस एनवायरनमेंट में, उस एनवायरनमेंट के टर्म्स में क्या ये चीज डिस्टेंस के ऊपर मैटर कर रही है, ये अपने को निकालना है। तो अपन क्या करेंगे, अभी कैलकुलेशन करेंगे, एक अच्छा सा सिंपल सा कैलकुलेशन, ताकि अपने को पता चले उस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर वर्क डन के बराबर तो रहती है और अपन को टेस्ट चार्ज भी रहता है, मगर कितनी रहती है, कितना वर्क करना पड़ता है, वो अपने को निकालना पड़ेगा। अब इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर अगला टॉपिक फटाक से अपने स्टार्ट करते हैं मैथमेटिकल कैलकुलेशन वाला। नोट डाउन दिस। चलिए दोस्तों, तो अपने को क्या करना, कैलकुलेशन करनी है। ठीक, कैलकुलेशन क्या करनी है कि पी पॉइंट के ऊपर कितना पोटेंशियल है वो अपने को निकालना। तो इधर देखिए फटाक से,
ये आपको टेस्ट चार्ज दिख रहा है, r डिस्टेंस के ऊपर p पॉइंट दिया है, इसके ऊपर कितना पोटेंशियल रहता है, वर्क डन अपॉन में टेस्ट चार्ज, और वर्क डन भी कौन सा, टू ब्रिंग द चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पर्टिकुलर पॉइंट p, इतना वर्क डन अपॉन में टेस्ट चार्ज रहता है, वही किसके बराबर होता है, vp के बराबर होता है। अब मुझे बताइए आपको वर्क डन कैलकुलेट करना है कहां से कहां तक का, इंफिनिटी से किसी पर्टिकुलर p पॉइंट के ऊपर लाने में, तो क्या आप इंफिनिटी पे जा सकते हो, पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे कि वो जो रास्ता है ना, रास्ते में से कोई 2 पॉइंट का हल्का सा छोटा सा वर्क डन निकाल लेंगे। कोई भी बड़ी चीज दिखती तो अपने ने देखा था पहले चैप्टर में भी, अपन क्या करते थे, कोई ज्यादा बड़ी चीज रहती है तो अपन क्या करते, छोटा सा टुकड़ा लगाते, निकाल लेते उसमें से और इंटीग्रेशन में डाल देते। तो इंटीग्रेशन क्या करता है कि पूरे रास्ते की वैल्यू दे देता है अपने को। तो यहाँ भी कुछ वैसे ही करेंगे अपन, ठीक है। यानी कि बहुत बड़ा रास्ता है इंफिनिटी से p पॉइंट, बहुत बड़ा रास्ता, छोटा सा रास्ता तोड़ो, उसका कैलकुलेशन करो, इंटीग्रेशन की मशीन में डाल दो, पूरा आंसर निकाल के दे देगी। इधर देखो, चलो तो अपन क्या करेंगे कि अपने पास में यहाँ पर अपन ले लेते हैं एक टेस्ट चार्ज, यहाँ पर ले लेते हैं अपन क्या, प्लस q चार्ज। अपने को r डिस्टेंस के ऊपर क्या निकालनी है, r डिस्टेंस यानी कि पर्टिकुलर p पॉइंट के ऊपर vp निकालना है। अपने को क्या करना पड़ेगा, टेस्ट, ये इंफिनिटी है, ठीक है। इंफिनिटी से अपने टेस्ट चार्ज लिया, उसको उठा के यहाँ तक रख देंगे, जो वर्क डन होगा उसी को अपने पोटेंशियल बोला है। अब मैं क्या करता हूँ, मुझे नहीं पता कि इंफिनिटी पे कैसे पहुंचू, क्या करूं, मैंने क्या करा, एक बीच में एक पॉइंट ले लिया, यहाँ पर मैंने एक a डिस्टेंस ले ली, ठीक है, और छोटा सा डिस्प्लेसमेंट करवा दिया इस p की तरफ। छोटा सा डिस्प्लेसमेंट बोला तो कैसा, a से b तक का मैंने क्या करा दिया, डिस्प्लेसमेंट करवा दिया, ठीक है। अब खाली मुझे इतनी चीज पता है कि इस q चार्ज से लेके x डिस्टेंस के ऊपर मेरा क्या एक पॉइंट रखा हुआ है, कोई a, इतनी चीज समझ में आ गई। अब इस a से मैंने b के ऊपर खिसका दिया, तो कितना खिसका दिया मैंने, हल्का सा खिसका दिया, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो खिसकाया मैंने, कितना खिसकाया, dx अमाउंट का इधर से इधर खिसका दिया। तो मुझे क्या बताओ, क्या मुझे इस a पॉइंट से इस b पॉइंट तक लाने में कुछ वर्क करना पड़ा होगा, ठीक है, वर्क करना पड़ा होगा। और यहाँ पर क्या रखा आपने, टेस्ट चार्ज को उठा के यहाँ से यहाँ तक रखा आपने, ठीक है। तो अगर मैं ये छोटा सा खिसकाना अगर कैलकुलेट कर लूं और उसको इंटीग्रेशन की मशीन में डाल दूं, तो इंफिनिटी से लेके इस पर्टिकुलर p पॉइंट तक मैंने कितना खिसकाया, उसका वर्क डन निकल सकता है, ठीक है। ये चीज आपको समझ में आ गई। चलिए अब मुझे खाली एक चीज बताइए कि ये जो q नोट है, अगर मैंने इस पर्टिकुलर a पॉइंट के ऊपर अगर कोई q नोट चार्ज रख रखा, ये मेरा q चार्ज था, सोर्स चार्ज है, q नोट मैंने क्या रख रखा था, इस a पॉइंट के ऊपर एक मैंने चार्ज रख रखा था, तो क्या ये q इसके ऊपर इधर की तरफ एक फोर्स लगाएगा, लगा ही रहा होगा, कौन सा लगा रहा होगा, F इलेक्ट्रोस्टैटिक वाला लगा रहा होगा, कौन सा वाला, इलेक्ट्रोस्टैटिक वाला फोर्स लगा रहा होगा यहाँ पर। ये चीज आपको समझ में आई है। मैं थोड़ा सा इसको कैलकुलेशन सही करने के लिए आपको यहाँ से वर्क और ये चीज हटा देता हूँ ताकि आपको एक एग्जैक्ट वे में दिखे, ठीक है। चलिए मैं इसको हटाया, ये चीज समझ में आई। यहाँ पर मैंने क्या रख रखा था, एक क्यू नोट रख रखा था, तो इस प्लस चार्ज की वजह से उधर की तरफ एक क्या लग रहा होगा, फोर्स लग रहा होगा। अब मुझे क्या करना है, इसको कहां तक लेके आना, इस बी पॉइंट तक लाना। ये जो डिस्प्लेसमेंट है कितना है, dx है। ये जो 2 पॉइंट है ना, कितने पास पास है, ये इतने पास पास है कि आपको शायद कैमरे से दिख भी नहीं रही हो, मगर अपने ने क्या करना, इसको जूम आउट कर दिया, बड़ा बना दिया, एक पॉइंट यहाँ और एक पॉइंट यहाँ कर दिया। अब दिख रहे हैं ना आपको, ये इतने क्लोज पॉइंट है। ये चीज क्लियर है। चलिए इधर देखिए, ये चीज आपको समझ में आ गई। एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक, क्या एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक की कुछ वैल्यू होगी, तो मैं यहां लिख सकता हूं कि मेरा जो एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक रहेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या बोलता है अपना, के ये वाला चार्ज प्लस क्यू, वो वाला चार्ज स्मॉल क्यू, दोनों के बीच की डिस्टेंस देखिए, यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस कितनी x, तो अपॉन में x स्क्वायर। यही कूलम्ब्स लॉ बोल के कहता है, और इतना ही फोर्स लग रहा होगा इस चार्ज के ऊपर उधर धक्का देने की वजह से। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, एक एक्स्ट्रा चार्ज लगाना पड़ेगा, एक्सटर्नल वाला, जो क्या करे, इस क्यू नोट को उठा के यहां तक खिसका दे। ये चीज क्लियर है। तो मैंने क्या करा, इधर की तरफ क्या लगाया, एक एफ एक्सटर्नल, क्या लगा दिया मैंने यहाँ पर, एक एफ एक्सटर्नल, ठीक। अब मैंने क्या बोला कि जो एफ एक्सटर्नल है और एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक है, ये दोनों लगभग बराबर होना चाहिए। ऑल्दो अपना जो एफ एक्सटर्नल है वो रहेगा तो हल्का सा ज्यादा, सपोज कि ये लग रहा है आपका 5 न्यूटन, तो एफ एक्सटर्नल कितना लगाना पड़ेगा अपने को, 5.1, यानी कि जो 0.1 रहेगा ये इसको इधर खिसकाने के लिए सफिशिएंट है, धीरे 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 खिसकता रहेगा उसका। ये चीज क्लियर होगी। यानी कि क्या मैं बोल सकता हूं कि मेरा जो एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक रहेगा, ठीक है, वो किसके इक्विवेलेंट रहेगा, एफ नेगेटिव ऑफ एफ एक्सटर्नल के। ये चीज समझ में आई आपकी। देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक को अगर मैंने पॉजिटिव माना तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में एक्सटर्नल लग रहा है, यानी कि ये जो है मेरा कैसा रहेगा, नेगेटिव रहेगा। तो एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक की वैल्यू कितनी है, के क्यू नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर। तो एफ एक्सटर्नल, अगर मैं बात करूं किसकी, एफ एक्सटर्नल की, तो एफ एक्सटर्नल की वैल्यू को क्या मैं लिख सकता हूं ऐसा, माइनस का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। या फिर अपन इसको ऐसा नहीं समझते, इसको ऐसा समझिए, देखिए इसको यहां से अपन हटा देते हैं, ठीक। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, यहाँ पर एफ जो मेरा एक्सटर्नल रहेगा, ठीक है, एफ मेरा जो एक्सटर्नल रहेगा वो कैसा रहेगा, नेगेटिव ऑफ एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक,
ये चीज समझ में आ गई, ठीक है। यानी कि जो एफ एक्सटर्नल की वैल्यू जो रहेगी वो रहेगी तो इसके बराबर ही, मगर ये नेगेटिव डायरेक्शन के अंदर रहेगी। तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं कि मेरा जो एफ एक्सटर्नल रहेगा, एफ एक्सटर्नल जो रहेगा वो कैसा रहेगा, मेरा एफ एक्सटर्नल जो रहेगा कैसा रहेगा, माइनस का 1 अपॉन माइनस का के प्लस क्यू क्यू नॉट अपॉन में एक्स स्क्वायर। ये चीज समझ में आ गई। डायरेक्शन क्या है, इसकी अपोजिट है। एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक और एफ एक्सटर्नल बराबर है, ठीक है, मगर बराबर कैसे, बराबर तो है मगर डायरेक्शन कैसी, अपोजिट है। तो अगर मैं एफ एक्सटर्नल को पॉजिटिव में लेता हूं तो मुझे एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक को माइनस में लेना पड़ेगा, ऑब्वियसली बात है, ठीक। इलेक्ट्रोस्टैटिक को प्लस में लेता हूं तो एक्सटर्नल को माइनस में लेना पड़ेगा। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक को तो प्लस में ले रखा है आपने, मगर एफ एक्सटर्नल कैसा निकल के आ गया, माइनस में निकल के आ गया। इतनी चीज आपको समझ में आई है, ठीक है। तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर अपन आगे कैलकुलेट करते हैं। चलिए, तो आपने नोट कर लिया है। अब देखिए, अभी जो एफ एक्सटर्नल है, ये जो एफ एक्सटर्नल है ये क्या करेगा, चार्ज को ए से बी तक मूव कराएगा। तो क्या मैं ये लिख सकता हूं, जो मेरा एफ एक्सटर्नल रहेगा, सॉरी यहां पर अपन क्या करते हैं, इसको नीचे लिख लेते हैं। चलिए ठीक है, यहां लिखते हैं अपन क्या, एफ एक्सटर्नल विल मूव द चार्ज फ्रॉम पॉइंट ए टू बी बाय स्मॉल डिस्टेंस dx। अच्छा, मैंने किसी चीज को हल्का सा खिसका दिया तो हल्का सा वर्क डन करना पड़ेगा, ठीक है, बाय dx। सो स्मॉल वर्क डन, ठीक है, स्मॉल वर्क डन यहां आ जाएगा dw, छोटा सा वर्क डन। और वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो क्या मैं लिख सकता हूं यहां पर छोटा सा फोर्स, ठीक है, यहां पर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, या फिर ऐसा लिख सकते हैं अपन फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। कितना भी फोर्स लगा तो खिसका ही जरा सा मैंने, तो वर्क डन छोटा सा होगा, तो F डॉट dx मैंने लिख दिया, ठीक है। अब dw को मैं क्या लिख सकता हूं, F यहां कौन सा आएगा, एक्सटर्नल, ठीक है, बस यही चीज ध्यान रखना है, कौन सा आएगा, एक्सटर्नल वाला वर्क डन आएगा। इतनी चीज आपको समझ में आ गई, ठीक। तो यहां पर अपन क्या कर सकते हैं, इसकी वैल्यूज को जैसे ही मैं पुट करूंगा तो मेरे पास में क्या निकल के एग्जैक्ट आंसर निकल के आ जाएगा। ये फॉर्मूला समझ में आया, ठीक है। अब इधर देखिए, अगर मैं इसको यहां से हटाता हूं, ये चीज मैंने रफ कर दी यहां से, ठीक, ये भी चीज मैंने रफ कर दी, आपने नोट कर ही लिया होगा वैसे, ठीक। और इसको भी रफ कर देते हैं, एक डायग्राम सफिशिएंट है अपने लिए, ठीक। देखिए, वर्क डन निकालना है अपने को, यहाँ अपने ब्रैकेट बना लिया एक, ठीक। देखिए, अब इसको यहां से dx तक खिसकाने के लिए हल्का सा वर्क डन करना पड़ा, तो मैं लिख सकता हूं dw इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, f डॉट dx, ठीक है। अपन क्या करते हैं, यहां लिखते हैं dw, ये जो f था कौन सा था, एक्सटर्नल था, ठीक है, कौन सा वर्क था, एक्सटर्नल। एक्सटर्नल की वैल्यू अभी अपने डिफाइन कर रखी कितनी थी, माइनस का k q प्लस का क्यू नॉट अपॉन में एक्स स्क्वायर, ठीक है, डॉट dx, ठीक है। अब ये तो मेरे बात होगी छोटे से पाथ के लिए, मुझे पूरा पाथ कवर करना है इंफिनिटी से p तक का, तभी उस पर्टिकुलर p पॉइंट के लिए क्या निकल के आ जाएगा, पोटेंशियल निकल के आ जाएगा। तो ये देखिए क्या करता हूं मैं, इंटीग्रेशन बोथ दी साइड, दोनों तरफ क्या करा मैंने, इंटीग्रेशन कर दिया। तो ये dw छोटे छोटे वर्क मिलके बड़ा वर्क दे देंगे, यानी कि w वर्क डन आ गया। ये वर्क डन कहां से कहां तक रहेगा, इंफिनिटी से p पॉइंट तक का रहेगा, ठीक है। चलिए, अब ये जो कांस्टेंट क्या है, k q नॉट, और ये इतना ही कांस्टेंट है, तो माइनस का k बाहर निकाल लेते हैं, प्लस का q बाहर निकाल लेते हैं, अपन q नॉट को भी बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है। इतनी चीज बाहर निकलेगी, x तो वेरिएबल है, कभी इतना डिस्प्लेसमेंट कभी इतना हो सकता है, अभी इतनी से की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या मैं ये लिख सकता हूं यहां पर 1 अपॉन एक्स स्क्वायर डॉट dx, ठीक है। अब अपने को इंटीग्रेशन कहां से कहां तक करना है, इंफिनिटी से इस पर्टिकुलर पॉइंट p के ऊपर। इतनी चीज क्लियर है आपको। तो क्या मैं लिख सकता हूं, ये इंफिनिटी से कहां तक करना, इस r डिस्टेंस तक करना है मुझे, तो इंफिनिटी टू r लिख सकता हूं मैं, ठीक है। ये डिस्टेंस r है ना, तो इंफिनिटी से r तक ही लाना, तो इंफिनिटी नीचे लिख दिया और r यहां पर लिख दिया मैंने। तो ये मुझे यहां से लेके यहां तक का वर्क डन निकाल के दे देगा। इतनी चीज क्लियर है। इधर देखिए, यहां अगर मैं बात करूं तो वर्क डन इंफिनिटी टू जो p रहेगा कितना रहेगा, माइनस का k प्लस का q नॉट, ठीक है। अब इसका अगर मैं इंटीग्रेशन करता हूं तो ये ऊपर चले जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा, x की पावर माइनस का 2 और ये प्लस 1, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, माइनस का 2 प्लस 1, ठीक है। और लिमिट कहां से कहां तक आ जाएगी, इंफिनिटी टू एक पर्टिकुलर पॉइंट r। इतनी चीज आपको क्लियर हुई है, ठीक है। इधर देखिए, यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो वर्क डन इंफिनिटी टू पर्टिकुलर p कितना रहेगा, माइनस का k प्लस का q, यहाँ पर आ जाएगा q नॉट, ठीक है। ये कितना हो जाएगा मेरे पास में, x की पावर माइनस का 1 और यहाँ पर माइनस का 1, और लिमिट अभी वही चल रही है, इंफिनिटी टू पर्टिकुलर पॉइंट। इतनी चीज समझ में आई, ठीक है। ये चीज आपको देखी, इधर बात करते हैं अपन, ठीक है। ये चीज को रफ कर देते हैं अपन।
ठीक, इधर देखिए ये चीज आपको समझ में आ गई। यहाँ पर ले लेते हैं अपन अब पॉइंट। अब क्या मैं इसको लिख सकता हूँ, वर्क डन इन्फिनिटी टू पर्टिकुलर पॉइंट P इज इक्वल टू माइनस का K प्लस का Q, यहाँ पर आ जाएगा अपना Q नॉट। अब ये देखिए क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, ये x की पावर माइनस का 1 दिख रहा होगा और ये आपको ये माइनस का 1 दिख रहा है, उसको उल्टा कर देते, यानी कि माइनस का 1 अपॉन x लिख सकता हूँ मैं इसको, और लिमिट वही चल रही है इन्फिनिटी टू r। अब अगर मैं वैल्यू पुट करता हूँ तो क्या आ जाएगा, माइनस का K प्लस का Q, यहाँ पर Q नॉट, लिमिट पुट करके क्या जाएगा माइनस का 1 अपॉन r, और ये माइनस का 1 अपॉन इन्फिनिटी, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, इस रेस्पेक्ट में क्या होता है, वैल्यूज पुट होती है यहाँ पर। ठीक, मुझे लग रहा है कि आपको डाउट हुआ होगा कि 1 अपॉन एक्स स्क्वायर को मैंने डायरेक्ट ऐसा क्यों लिख दिया था, इंटीग्रेशन की प्रोसेस है। ठीक है, कैसी प्रोसेस है, चलिए मैं थोड़ा सा इसको यहाँ पे बता देता हूँ। ठीक है, कैसी प्रोसेस है, ये जो था ना, क्या होता है इंटीग्रेशन, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर था तो मैं एक्स स्क्वायर को ऊपर ले गया, तो एक्स स्क्वायर ऊपर ले गया क्या हो गया, एक्स की पावर माइनस का 2, और लिमिट इन्फिनिटी टू r चली रही थी। ठीक है, तो अब यहाँ पर dx लगा रखा था, अब इसका इंटीग्रेशन हो सकता है, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x की पावर माइनस का 2 प्लस 1 और माइनस का 2 प्लस 1, बस यही प्रोसेस थी छोटी सी। ठीक है, अब क्लियर हो गया, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये चीज समझ में आ गई, यानी कि अब क्या मैं बोल सकता हूँ, ये तो मेरा पूरा टर्म जीरो हो गया, इन्फिनिटी के नीचे यानी कि पूरी टर्म क्या हो गई, जीरो हो गई है। अब बचा क्या मेरे पास में खाली है, तो ये माइनस का और ये माइनस का प्लस हो जाएगा, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, k प्लस का Q नॉट अपॉन में r। ये क्या निकल गया, वर्क डन निकल गया इन्फिनिटी टू दैट पर्टिकुलर पॉइंट P तक का, मेरे पास में क्या निकल गया है, ये वर्क डन निकल के आ चुका है। ये चीज क्लियर है, आप फटाक से इतना नोट कर लीजिए, फिर अपन आगे बात करते हैं कि पोटेंशियल कैसा रहा होगा, इसको नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, चलिए तो अपने ने क्या निकाला, W की वैल्यू तो निकाल ली, तो टोटल वर्क डन कितना आया इन्फिनिटी से पर्टिकुलर P पॉइंट तक का, K प्लस Q नॉट अपॉन में r। अब अपना जो फॉर्मूला होता है का, ये जो वर्क डन था कहां से कहां तक था, इन्फिनिटी टू पर्टिकुलर P पॉइंट था, अपने को पोटेंशियल एट P निकालना है। तो अभी अपने ने देखा था जो डेफिनेशन बोलती है अपनी कि Vp इज इक्वल टू क्या होता है, वर्क डन करो इन्फिनिटी से P तक लाने में और अपन में डिस्चार्ज होगा, तो वही पोटेंशियल होता है उस पर्टिकुलर P पॉइंट के ऊपर। ठीक है, तो अगर मैं बाय डेफिनेशन Vp इज इक्वल टू लिखता हूं, तो यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा, वर्क डन इन्फिनिटी टू P अपॉन में टेस्ट चार्ज। वर्क डन अभी अपने निकाला, कितना निकल के आया, K प्लस का Q, यहाँ पर Q नॉट अपॉन में R, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, Q नॉट। अब देखिए इस Q नॉट से तो Q नॉट कर गया, यानी कि अपने पास जो यहाँ पर बचा, क्या बचा, K प्लस का Q अपॉन में R, यानी कि अपने पास में Vp की वैल्यू निकल के आ गई। तो Vp इज इक्वल टू कितना आ गया, K प्लस Q अपॉन में R। ठीक है, यानी कि यहाँ से मुझे पता चला कि जो पोटेंशियल रहेगा इस पर्टिकुलर P पॉइंट के ऊपर, वो क्या रहेगा, K टाइम्स रहेगा Q अपॉन R के। ये होता है पोटेंशियल एट अ पर्टिकुलर पॉइंट P ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, यानी कि अपना जो भी सोर्स चार्ज रहेगा, छोटा सा चार्ज है इसलिए इसको अपन पॉइंट चार्ज बोलते हैं, तो इतना पोटेंशियल रहेगा। अब यहाँ से आपको एक चीज नोट हो रही होगी, क्या कि V है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है 1 अपॉन R के, यानी कि जैसे जैसे R बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे क्या होता जाएगा, आपका पोटेंशियल कम होता जाएगा, और जैसे ही R की जगह इन्फिनिटी रखोगे पोटेंशियल क्या हो जाएगा, जीरो। यानी कि अपना यहाँ पर हिंस प्रूव भी हो गया, यानी कि कोई भी जो बोल के गया था क्या कि इन्फिनिटी के ऊपर कितना पोटेंशियल होता है हमको नहीं पता, यानी कि जीरो होता है। ठीक है, यानी कि ये चीज यहाँ से प्रूव हो गई, ये चीज समझ में आ गई, यानी कि ये जो चीज निकल के आई है ना, इसको अपन बोल सकते हैं दिस इज द पोटेंशियल एट अ पॉइंट P in a uniform electric field due to a point charge प्लस Q, यानी कि इस प्लस Q की वजह से इस पर्टिकुलर P पॉइंट के ऊपर इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगी। आई होप आपको ये चीज समझ में आई है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। फिर अपन बात करते हैं कि अपने पास अगर बहुत सारे चार्ज अगर इकट्ठे रखे हुए हो तो उसकी वजह से पोटेंशियल क्या रहेगा किसी पर्टिकुलर पॉइंट P के ऊपर, इसको नोट डाउन कर लीजिए। ये चीज आपको समझ में आ गई अच्छी तरीके से, अगर नहीं आई हो तो आप इसको वापस से रिपीट करके देखिए, मैंने एक एक पॉइंट को एक एक क्लियरिफिकेशन के साथ में आपको बताया। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए फटाक से। चलिए दोस्तों, तो आप बोर्ड पे आपको लिखा हुआ दिख रहा होगा पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस। आपको पहले भी बता रखा है मैंने सिस्टम क्या होता है। ठीक है, चलिए वापस डिस्कस नहीं करेंगे अपन। आपके पास में एक प्लस Q चार्ज रखा हुआ था यहाँ पर, एक और यहाँ पर प्लस Q चार्ज रखा हुआ था, और एक यहाँ पर माइनस Q चार्ज रखा हुआ था। ठीक है, एक पर्टिकुलर रैंडम पॉइंट लेना है मैंने, कोई P पॉइंट। इस P पॉइंट के ऊपर इन तीनों सिस्टम जो ये पूरा मिलके एक सिस्टम बना रहे हैं, तो तीनों चार्जेस की वजह से कितना पोटेंशियल रहेगा इस पर्टिकुलर P पॉइंट के अपने को वो देखना है। अच्छा, अगर मैं इसकी डिस्टेंस बता देता हूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस है R1, यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस है आपके पास में R2, और यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस है आपके पास में क्या, R3। ये चीज क्लियर है? इधर देखिए, तो इस पर्टिकुलर P पॉइंट के ऊपर जो पोटेंशियल रहेगा
वो किसका रहेगा, इसकी वजह से कुछ V1 रहेगा, इसकी वजह से कुछ V2 रहेगा, उसकी वजह से कुछ V3 रहेगा। इन सबका अगर मैं सम कर देता हूं तो मुझे नेट पोटेंशियल निकल के आ जाएगा इस पर्टिकुलर पॉइंट P के ऊपर। इधर देखिए Vp अगर मैं निकालता हूं, V1 की अगर मैं बात करूं तो किसी सिंगल चार्ज की वजह से किसी पर्टिकुलर P पॉइंट के ऊपर जो पोटेंशियल रहता है वो भी अपने डिफाइन करा था। क्या Vp निकाला था अपने, क्या था, KQ/R था। ठीक है, तो अगर मैं इसकी बात करूं तो ये इस सिंगल चार्ज की वजह से क्या हो जाएगा, पहला चार्ज, ये दूसरा चार्ज, ये तीसरा चार्ज। पहले चार्ज की वजह से क्या हो जाएगा, V1 क्या रहेगा अपने पास में, K यहाँ पर आ जाएगा Q1/R1 प्लस दूसरे की वजह से क्या आ जाएगा, K Q2/R2 प्लस यहाँ कितना जाएगा, K माइनस का Q/R3, यानी कि जो फाइनल पोटेंशियल रहेगा कितना रहेगा, K। ठीक है, K को कॉमन ले लेते हैं अपन, यहाँ पर क्या बचेगा आपका Q1/R1 प्लस Q2/R2 माइनस का Q3/R3, यानी कि इतना पोटेंशियल रहेगा इस पर्टिकुलर P पॉइंट के ऊपर ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस। यानी कि यहाँ पर 3 है, 3 से ज्यादा या फिर और भी ज्यादा चार्जेस हो सकते हैं। उन सारे चार्जेस की वजह से किसी पर्टिकुलर P पॉइंट के ऊपर जो चार्ज रहेगा वो क्या रहेगा, उनका सम रहेगा। ठीक है, इस चीज को नोट कर लीजिए, फिर आगे बात करते हैं। देखिए अब जो हेडिंग है अपने पास में वो क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ डायपोल। डायपोल क्या होता है पहले वो बात कर लेते हैं। पहले चैप्टर में पढ़ा, ये भूल गए होंगे तो वापस रिवाइज कर लेते हैं। ठीक, व्हेन टू चार्जेस सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस, ठीक है, कितने डिस्टेंस, ये लेते L, ये लेते L, तो ये जो कॉन्फ़िगरेशन रहता है इसी को डायपोल बोला था आप लोगों ने। ठीक है, इसके लिए डायपोल मूवमेंट भी डिफाइन करा था कि नेगेटिव टू पॉजिटिव क्या रहता है, डायपोल मूवमेंट रहता है। डायपोल मूवमेंट पता ही मैंने बताया था ना आपको, दो चार्ज एक दूसरे की तरफ आना चाहते हैं मगर रुके हुए, तो आने के लिए कुछ एक दूसरे की तरफ मूवमेंट लगाना चाहते हैं, तो वो उसी को डायपोल मूवमेंट अपना नाम दिया था। ठीक है, यानी कि डायपोल क्या होता है, व्हेन टू इक्वल एंड अपोजिट मैग्नीट्यूड में होने चाहिए दोनों चार्ज, यानी कि अगर ये 4 न्यूटन है तो ये भी 4 न्यूटन का होना चाहिए, ऐसा नहीं कि ये 4 है और 5 न्यूटन का हो जाए, डायपोल नहीं कहलाएगा। यानी कि क्या होना चाहिए, सेम मैग्नीट्यूड होना चाहिए दोनों चार्जेस का, बट अपोजिट होना चाहिए, किस टाइप में, डायरेक्शन में अपोजिट होना चाहिए, फिर चार्ज में अपोजिट होना चाहिए, जैसे एक नेगेटिव होता है एक पॉजिटिव होना चाहिए। ये चीज समझ में आ गई, तो ये चीज होती है डायपोल। क्लियर है, अब मुझे क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ डायपोल। तो अपने इलेक्ट्रिक फील्ड भी जब निकाली थी तो दो के लिए निकाली थी, एक तो एक्सिस ऑफ अ डायपोल और एक क्या निकालता है, बाइसेक्टर ऑफ अ डायपोल। तो यहाँ पर अपन भी क्या करेंगे, दो चीजों के लिए तो निकालेंगे, साथ में एक और चीज के लिए भी निकालेंगे। ठीक है, चलिए पहले अपन बात करते हैं कि ऑन द एक्सिस ऑफ अ डायपोल कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल रहेगा। ठीक है, तो यहाँ बना देता हूँ, ये -Q है मेरे पास में, ठीक है, ये +Q चार्ज है, ये चीज समझ में आ गई। ये L डिस्टेंस है और ये भी L डिस्टेंस है। इससे यहाँ पर एक पर्टिकुलर P पॉइंट है, P पॉइंट कितने डिस्टेंस पे, डायपोल के सेंटर से x डिस्टेंस के ऊपर एक पॉइंट P है, इसके ऊपर मुझे क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो रहेगा यहाँ पर कितना रहेगा, Vp रहेगा, वो मुझे निकालना है। तो यहाँ पर जो Vp रहेगा किसकी वजह से रहेगा, इस -Q चार्ज की वजह से रहेगा, यानी कि V1 की वजह से रहेगा, और इस +Q की वजह से रहेगा, यानी कि +V2। अपने को ये निकालना है। ठीक है, चलिए, तो जो मेरा Vp रहेगा, जो मेरा V1 रहेगा वो कितना रहेगा, K माइनस का Q अपॉन में। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई, माइनस का Q। अब देखिए माइनस के Q से इस पर्टिकुलर P पॉइंट तक की डिस्टेंस कितनी, ये x और ये L, तो क्या मैं लिख सकता हूँ x + L। ठीक है, फॉर्मूला क्या था अपना, KQ/R, तो KQ/R कितना, यानी कि डिस्टेंस कितना है L और x, तो x + L हो गया। फिर प्लस V2 की अगर बात करूं तो इसकी वजह से कितना पोटेंशियल रहेगा यहाँ पर, K प्लस का Q अपॉन में इस यहां से लेके जो यहां तक की डिस्टेंस है, ये वाली डिस्टेंस लेनी पड़ेगी, तो ये कितनी है, ये पूरी x है, ये L माइनस कर दो, तो यहाँ कितना जाएगा x माइनस का L। ये चीज आपको समझ में आ गई, तो यहाँ पर क्या लिख सकता हूं मैं, x माइनस का L लिख सकता हूं। इतनी चीज क्लियर है। चलिए आगे देखिए, यहाँ अगर मैं बात करता हूँ Vp = कितना आ जाएगा मेरे पास में, माइनस का KQ। ठीक है, और एलसीएम ले लेता हूँ सबसे पहले, तो L का एलसीएम लूंगा तो क्या आ जाएगा, x + L, यहाँ लिख सकता हूँ मैं x माइनस का L। ये चीज दिख रही है आपको। चलिए, तो माइनस का KQ, इसका एलसीएम लेते हैं, यहाँ कितना आ जाएगा, x माइनस का L प्लस KQ, यहाँ कितना आ जाएगा, x प्लस का L। ठीक है, अच्छा ये आपको कुछ ऐसा दिख रहा है, a + b a - b, ये फॉर्मूला होता है, ट्रिग्नोमेट्री हमने पढ़ी रखी। तो Vp = क्या लिख सकता हूं मैं, इसका अगर मैं अंदर की तरफ अगर मैं, अच्छा KQ को कॉमन ले लेता अपन, तो यहां से अगर मैं KQ को कॉमन ले लेता हूं तो अंदर क्या बचेगा, यहाँ पर -x माइनस L प्लस x प्लस L, ये बचेगा, और नीचे क्या आ जाएगा, ये a + b a - b, तो क्या मैं लिख सकता हूं
a की घात 2 माइनस b की घात 2 यानी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से अपन इस अप्रोच पे पहुंच चुके हैं। अब आगे देखिए, तो vp इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, यहां पर लिख देते हैं अपन k q। ठीक है, k q, ये माइनस अंदर जाएगा तो कितना हो जाएगा माइनस का x, और ये क्या हो जाएगा प्लस का l। ठीक है, यहां पर हो जाएगा प्लस का x और प्लस का l। क्या कट रहा है, अच्छा ये x से x कट गया, चलो अच्छी बात है। यहाँ क्या बचेगा x स्क्वायर माइनस का l स्क्वायर। ये चीज क्लियर है आपको? चलिए, तो मेरे पास में जो vp था वो कितना निकल के आ गया k q, और यहाँ पर कितना हो जाएगा l और l 2l, और नीचे कितना बचेगा मेरे पास में x स्क्वायर माइनस का l स्क्वायर। इतनी चीज समझ में आई? ये चीज आपको दिख रही है? ठीक है, ये आपको नहीं दिख रहा, थोड़ा सा ऊपर लिख देते हैं। चलिए, यहाँ पर अगर मैं लिखता हूँ इसको, तो vp इज इक्वल टू मेरे पास में क्या निकल के आ जाएगा k q 2l अपॉन में x स्क्वायर माइनस का l स्क्वायर। ठीक है, तो ये किसी डायपोल के जैसे एक्सिस के ऊपर इतना पोटेंशियल रहेगा। ठीक है, ये चीज समझ में आई? ठीक है, ये चीज आपने नोट कर ली है? नहीं करी तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसको रफ कर देता हूँ। ठीक है, करो करो करो। ठीक है, ये मैंने हटा दिया यहाँ से। ठीक, अब देखिए ये जो था मेरे पास में, इसको अपन यहाँ लिख लेते हैं। तो vp मेरे पास में कितना निकल के आ गया है k q 2l अपॉन में x स्क्वायर माइनस का l स्क्वायर। ठीक है, अब मुझे ये बताइए, क्या आपको ये ऐसा कहीं दिखा है? आपने पढ़ा था p इज इक्वल टू क्या होता है 2ql होता है, डायपोल मूवमेंट पढ़ा था। तो क्या मैं इस q 2l की जगह p लिख सकता हूँ? हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। तो vp इज इक्वल टू कितना हो जाएगा मेरे पास में k p अपॉन में x स्क्वायर माइनस का l स्क्वायर। ठीक, अब एक और कंडीशन देखिए, तो x जरूरी इतना ही बड़ा हो, यहीं तक बड़ा हो सकता है बहुत बड़ा हो सकता है ना, x यहाँ तक ही है, हो सकता है इस पॉइंट के ऊपर निकालना चाहता हूँ, हो सकता है बहुत दूर तक निकालना चाहता हूँ। तो क्या मैं बोल सकता हूँ, कंडीशन लगा अपन कि x अगर बहुत ही ज्यादा बड़ा हो, किससे, l से, ये l से अगर x बहुत ही ज्यादा बड़ा हो, तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ x इज इक्वल टू अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0। ये वाली कंडीशन अगर सेटिस्फाई होती है, तो यहाँ पर जो vp निकल के आ जाएगा, कितना निकल के आ जाएगा kp अपॉन में x स्क्वायर, यानी कि ये इतना पोटेंशियल रहेगा किसी डायपोल की वजह से किसी पर्टिकुलर पॉइंट P के ऊपर, जो उसके सेंटर से x डिस्टेंस अपार्ट हो। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में आ गई कि इतना पोटेंशियल किसके ऊपर रहेगा, एक्सिस ऑफ अ डायपोल। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर अपन बात करेंगे बाइसेक्टर की। ठीक है, बहुत ही ज्यादा सिंपल है वो भी। चलिए, तो अब सेकेंड जो टॉपिक अपना वो क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑन द बाइसेक्टर ऑफ अ डायपोल। डायपोल के बाइसेक्टर के ऊपर अपने को क्या करना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। तो इधर देखिए, डायपोल बना लेते हैं, ये माइनस का क्यू। ठीक है, ये ले लेते हैं सेंटर इसका एल, यहाँ से लेके एल डिस्टेंस दूर पे एक और चार्ज है अपने पास में प्लस क्यू, सेम मैग्नीट्यूड का, इसको बोलते हैं अपन डायपोल। ठीक है, इसके सेंटर से एक्स डिस्टेंस अपान, यानी कि इस बाइसेक्टर के ऊपर एक कोई पी पॉइंट है, यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस है आर है, और यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस भी कितनी आ रही है, बराबर ही होगा। ठीक है, बाइसेक्टर की बात कर रहे हैं अपन। तो P पॉइंट हो गया, इतनी चीज क्लियर हो गई। इस P पॉइंट के ऊपर क्या निकालना, पोटेंशियल निकालना है। तो ये जो Vp रहेगा किसकी वजह से रहेगा, इस चार्ज की वजह से और इस चार्ज दोनों की वजह से। तो V1 प्लस V2 लिख सकते हैं। ठीक है, अपने को निकालना है। अब ये R की वैल्यू अगर मैं निकालना चाहूँ, तो देखिए अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर अगर अपने एक ट्राइंगल ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैंने क्या करा, एक ट्राइंगल लिया, ये डिस्टेंस कितनी x दे रखी, यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस l दे रखी है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस r दे रखी। तो क्या मैं पाइथागोरस लगा सकता हूँ, ऐसा बोल सकता हूँ r स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस l स्क्वायर, और r इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, अंडर रूट का x स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। ये चीज r की वैल्यू निकल के आ रही है। अब मुझे vp निकालना है, तो क्या मैं लिख सकता हूँ, vp इज इक्वल टू v1 यानी कि माइनस q की वजह से। तो क्या लिख सकता हूँ मैं पे k माइनस का q अपॉन में r की वैल्यू कितनी, इतनी है। तो r की जगह में क्या लिख सकता हूँ, अंडर रूट का x स्क्वायर प्लस l स्क्वायर, फिर प्लस इसकी वजह से कितना आ जाएगा, k q, यहाँ पर भी आ रहा है, यानी कि ये लिख सकता हूँ अंडर रूट का x स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। ये चीज क्लियर हो गई। चलिए, अब ये जो माइनस का q है, या माइनस का साइन में बाहर रख देता हूँ। अब देखिए, माइनस का k ओपन में दिस और ये प्लस का k ओपन में दिस, यानी कि एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। तो मेरे पास में vp इज इक्वल टू कितना निकल के आ गया, 0, यानी कि एट बाइसेक्टर पॉइंट, एट बाइसेक्टर ऑफ अ डायपोल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज ऑलवेज 0। ठीक है, ये चीज समझ में आई। अब इधर देखिएगा, ठीक, यानी कि अपने पास में एक माइनस क्यू रखा हुआ है, एक अपने पास में एक प्लस क्यू रखा हुआ है। ठीक है, इसका बाइसेक्टर ये हुआ,
ठीक है, यानी कि यहाँ पर कितना पोटेंशियल है 0, इस पॉइंट पे भी कितना होगा 0, यहाँ पर भी कितना होगा 0, यहाँ पर भी होगा 0, यहाँ पर भी होगा 0 और यहाँ पर भी होगा 0। ये चीज समझ में आ गई। यानी कि ये जो बाइसेक्टर है सब पूरे के ऊपर क्या पोटेंशियल 0 है, यानी कि पूरे बाइसेक्टर के ऊपर पोटेंशियल जो क्या है सेम है यानी कि कांस्टेंट है, यानी कि हर एक पॉइंट पे 0 0 पोटेंशियल है। अगर मैं बात करूं इस बाइसेक्टर के ऊपर, अगर मैं प्लेन कंसीडर कर लेता हूं, ये मैंने एक प्लेन कंसीडर कर लिया, तो इस सारे पूरे प्लेन के ऊपर पोटेंशियल मेरा सेम है, ठीक है। यानी कि ऐसा प्लेन जिसके ऊपर पोटेंशियल कांस्टेंट हो या फिर सेम हो, उस चीज को क्या बोलते हैं अपन, इक्वी पोटेंशियल सरफेस। यानी कि ये जो सरफेस है इसके ऊपर पोटेंशियल सेम है, इस वजह से अपन इसको क्या बोल सकते हैं, इक्वी पोटेंशियल सरफेस। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई आपको, इक्वी पोटेंशियल सरफेस इसको बोलते हैं। अब ये क्यों बढ़ा दी मैंने, ये आगे काम आएगी, ठीक है। तो हल्का सा ध्यान रखिए, यानी कि ऐसी सरफेस जिसके ऊपर जो पोटेंशियल हो वो कांस्टेंट रहे, उसको बोलते हैं इक्वी पोटेंशियल सरफेस। तो ये चीज समझ में आ गई। अपने क्या देख लिया, एक देख लिया बाइसेक्टर, एक देख लिया एक्सिस वाला। एक्सिस के ऊपर कितने निकल के आई थी, वीपी इज इक्वल टू निकल के आया था KQ अपॉन में x स्क्वायर, ठीक है, x कहते हैं डिस्टेंस थी, और बाइसेक्टर के ऊपर कितना निकल के आया 0। अब ये डाइपोल के एक्सिस की बात हो गई, बाइसेक्टर की बात हो गई। अब कोई भी रैंडम पॉइंट हो सकता है, बाइसेक्टर है मतलब अपने पास में एक डाइपोल है, डाइपोल के ऊपर कोई भी रैंडम पॉइंट ले लो, उसके ऊपर कितना पोटेंशियल रहेगा वो अपने को निकालना है, ठीक है। तो आप इसको नोट कर लो, फिर अपन बात करते हैं पोटेंशियल ड्यू टू अ डाइपोल एट एनी रैंडम पॉइंट, ठीक है। नोट डाउन दिस। चलिए, तो अब बात कर रहे थे अपन क्या की, पोटेंशियल एट एनी पॉइंट ड्यू टू अ डाइपोल। तो देखिए मैंने यहाँ डाइपोल बना रखा है, एक -q चार्ज है, एक आपके पास में क्या है +q चार्ज है। ये चीज क्लियर है आपके पास में, ठीक है। देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक एल डिस्टेंस है, यहाँ से लेके यहाँ तक एल डिस्टेंस है। इसका जो डाइपोल मूवमेंट होगा कुछ इस डायरेक्शन में होगा। अपने उन्होंने एक पॉइंट ले रखा है m, इस m पॉइंट के ऊपर कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल रहेगा वो निकालना है। अब देखिए अगर मैं बात करूँ तो इस सेंटर से जो m की डिस्टेंस है ये कुछ थीटा एंगल पे है, ये कितने एंगल पे, थीटा एंगल पे है, ठीक। अब जो डाइपोल है इसकी डायरेक्शन इधर है, तो अगर मैं थीटा की अगर मैं बात करता हूँ तो इस डाइपोल के दो कंपोनेंट ले सकता हूँ। एक कंपोनेंट आ जाएगा मेरा इस डायरेक्शन के अंदर, क्या आ जाएगा मेरा इस कंपोनेंट p cos थीटा, ठीक, और इसके परपेंडिकुलर में यानी कि इस डायरेक्शन के अंदर, इस डायरेक्शन में कितना आ जाएगा p sin थीटा। ये चीज क्लियर होगी, यानी कि मैं बोल सकता हूँ एट पॉइंट m द v net is due to p cos थीटा एंड p sin थीटा। यानी कि आपके पास में दो डाइपोल मूवमेंट है, इन दो डाइपोल मूवमेंट की वजह से इस पर्टिकुलर m पॉइंट के ऊपर क्या रहेगा, v नेट रहेगा। क्योंकि अभी आपने देखा था फॉर्मूला कि जो पोटेंशियल रहता है वो डाइपोल मूवमेंट के ऊपर डिपेंडेंट है। यानी कि अगर एक्सिस की बात करूं तो वो फॉर्मूला क्या था, vp अपॉन में x स्क्वायर, और बाइसेक्टर के लिए क्या था 0 था। यानी कि ये मूवमेंट के ऊपर डिपेंडेंट है, तो यहाँ पर हमने मूवमेंट के रेस्पेक्ट में तोड़ दिया। ये चीज क्लियर है। चलिए अब देखिए जो p cos थीटा है, इस p cos थीटा के एक्सिस के ऊपर m पॉइंट है, यानी कि p cos थीटा, ठीक है। p cos थीटा की अगर मैं बात करूं, इसको हटा के अपन ऐसा लिख सकते हैं, द v net on m due to p cos theta is similar to the axis of a dipole, similar to the potential at axis of a dipole। ये ठीक है, ये देखिए p cos थीटा इसके एक्सिस के ऊपर ही m है, तो एक्सिस के ऊपर जो पोटेंशियल निकल के आया था वो कितना निकल के आया था अपने पास में, k p अपॉन में x स्क्वायर। ये चीज क्लियर है। यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस को मैं r नाम दे देता हूं, ठीक है। तो k तो k, अब यहाँ पर जो वहां पर क्या था, एक्सिस के ऊपर p पोटेंशियल था, यहाँ पर कितना p cos थीटा, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा मेरे पास में p cos थीटा अपॉन में डिस्टेंस कितनी है, यहाँ से लेके यहाँ तक की r, तो यहाँ पर अपन r लिख देते हैं। ये चीज निकल के आ गई, ठीक है। फिर देखिए द v net on m due to p sin theta is similar to the potential at a bisector of a dipole, ठीक है। यानी कि अगर मैं बात करूं, ये जो आपका p sin थीटा है ना, p sin थीटा से ये m पॉइंट कैसा दिख रहा है आपको, जैसे कि बाइसेक्टर पर रखा हो, तो क्या अपन निकाल सकते हैं, तो vp
है ना, बाई सेक्टर के लिए जो रहेगा, ठीक है, यानी कि बाई सेक्टर के लिए, ठीक है, यानी कि ऐसा बोल सकते हैं अपन वीपी जो साइन थीटा की वजह से रहेगा वो कितना रहेगा 0, और ये जो निकल के आया था किसकी वजह से निकल के आया था, कॉस थीटा की वजह से। ये चीज आपको समझ में आ गई, ठीक है, ये चीज आपकी क्लियर है, ठीक है। इसको हल्का सा ऊपर ले देते ताकि आपको दिख जाए, ठीक है। इसकी वजह से जो वीपी रहेगा कितना रहेगा, वीपी साइन थीटा जो रहेगा क्या रहेगा 0 रहेगा, यानी कि आपको जो वी नेट रहेगा, वी नेट इज ओनली ड्यू टू दिस, यानी कि पी कॉस थीटा, तो जो वी नेट कितना आ जाएगा केपी कॉस थीटा अपॉन में आर, तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये चीज समझ में आई, कुछ नहीं करा, डायपोल लिया, कोई रैंडम पॉइंट एम लिया, फिर अपने को पता है इसका डायपोल मोमेंट ये है, एम जो पॉइंट था वो किसी थीटा डिग्री पे पड़ा हुआ था एक्सिस से, तो अपने क्या करा, डायपोल के दो कंपोनेंट निकाल लिए, पी कॉस थीटा और पी साइन थीटा। जो पी कॉस थीटा था उसके लिए जो एम पॉइंट था एक्सिस के जैसे बिहेव कर रहा था, तो एक्सिस वाला फॉर्मूला निकाल के अपने पोटेंशियल निकाल लिया। ये जो पी साइन थीटा था इसके लिए जो एम पॉइंट था ये किसके जैसा था, बाइसेक्टर के जैसा था, तो इसके लिए क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, यानी कि जो वी नेट रहेगा वो किसके वजह से रहेगा, खाली पी कॉस थीटा की वजह से रहेगा, और अपना वी नेट निकल जाएगा एट एनी पॉइंट, मतलब किसी भी पॉइंट के ऊपर आप पोटेंशियल निकाल सकते हो ड्यू टू डायपोल, ठीक है, क्लियर है। इसको नोट डाउन कर लीजिए। फिर अपन बात करेंगे कि अभी तो सिंगल चार्ज की बात कर रहे थे, वहाँ पे भी जब इलेक्ट्रोस्टैटिक में अपना पढ़ा था तो सिंगल चार्ज के बारे में बात कर रहा था। फिर इसके बारे में जो अपने पास में चार्जेस आए थे वो कैसे आए थे, बल्क में चार्जेस आए थे, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस आया था। तो यहाँ पर भी अपन क्या बात करेंगे, ड्यू टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस किसी पर्टिकुलर पी पॉइंट के ऊपर कितना पोटेंशियल रहेगा। अभी सिंगल चार्ज की बात कर रहे थे, अपन बात करेंगे बल्क में चार्जेस की, क्लियर है। अपन उसको क्वेश्चन के फॉर्म में देखेंगे, तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए फटाक से। चलिए दोस्तों, तो अपने को बात करना है क्या, अपना पास सिंगल चार्ज के अपने सारी बातें कर चुके हैं, बात करेंगे अपन चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड की, यानी कि अपने पास बहुत सारा चार्ज है, पूरी तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज की वजह से किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर कितना पोटेंशियल रहेगा वो अपने को देखना है, ठीक है। तो लेट्स हैव अ लुक ओवर हियर, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, और कुछ मैंने लिख रखा है द चार्ज Q इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर अ लॉन्ग रॉड AB द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट O, ठीक है। यानी कि आपके पास में क्या दे रखा है, एक ऐसी छड़ दे रखी है, एक रोड दे रखी है, ठीक है। इस रोड का नाम दे रखा है AB, और इस रोड के ऊपर क्या कर रखा है, ऐसे प्लस Q चार्ज को बिखेर रखा है, यानी कि डिस्ट्रीब्यूटेड कर रखा है। मैंने प्लस Q चार्ज रखा और इसको इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है, ठीक है। इस B पॉइंट को यहाँ लिख लेते हैं, और इससे कितनी डिस्टेंस के ऊपर, यहाँ पर एक O पॉइंट के ऊपर क्या निकालना है अपने को, पोटेंशियल निकालना है। मैं बोल देता हूँ इस रोड की लेंथ है कैपिटल L, ठीक है, और ये B पॉइंट से जो O पॉइंट है ये भी कितनी डिस्टेंस दूर है, L डिस्टेंस के ऊपर दूर है। अब देखिए जैसे ही आपको दिमाग में आना चाहिए, जैसे ही आपको डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज दिखा तो देखिए ये लीनियर वे में डिस्ट्रीब्यूटेड है, यानी कि डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज जैसे अपने दिमाग में आता तो वहां पर भी बात करी थी अपनों ने, काय की बात हुई थी, अपनी बात हुई थी किससे रिलेटेड, याद आया, किससे रिलेटेड, लीनियर चार्ज डेंसिटी से रिलेटेड, क्लियर है। यानी कि अपन बात करेंगे यहाँ पर भी की लीनियर चार्ज डेंसिटी की। इधर देखिए, तो यहाँ पर अगर मैं बात करूं लीनियर चार्ज डेंसिटी की, तो लीनियर चार्ज डेंसिटी कैसे रिप्रेजेंट करा जाता है, लेमड़ा से। लेमड़ा इज इक्वल टू क्या होता है, Q अपॉन में L, डेंसिटी कांस्टेंट रहती है, सबको पता ही है, अपन डिस्कस कर चुके हैं, जैसे अपन डायरेक्ट बात करेंगे। अब देखिए चार्ज बहुत सारा है, जब भी बहुत सारी चीज का टर्म आता है तो अपन यूज करते हैं इंटीग्रेशन वाली टर्म की, यानी कि ज्यादा चार्ज में से छोटा सा चार्ज को तोड़ो, उसको इंटीग्रेशन की मशीन में डालो तो पूरे चार्ज की वजह से क्या इफेक्ट है वो पूरा पता चल जाता है। अपने को क्या करना है, कुछ नहीं करना है, अपने ने क्या किया है, एक छोटा सा एलिमेंट कट करना है सबसे पहले अपने को, ठीक है। तो कैसे कट करेंगे, सबसे पहले मैंने क्या करा, ये इतना सा पोर्शन कट कर लिया, ठीक है। अब इतना सा पोर्शन कट कर दिया है, बिल्कुल माइन्यूट सा। अब इसकी जो डिस्टेंस होगी इस पर्टिकुलर O पॉइंट से कितनी दे रखी है, 1 से, ये चीज समझ में आ गई। अब ये जो छोटा सा एलिमेंट मैंने कट करा है इसकी कुछ लेंथ होगी, तो छोटा सा जो एलिमेंट है इसकी जो लेंथ है अपन मान लेते हैं कितनी है, dx लेंथ का एलिमेंट कट करा है, ठीक है। अब इसके अंदर चार्ज जो रखा होगा कैसा रखा होगा, dq चार्ज रखा होगा, छोटा सा चार्ज रखा होगा dq, ठीक है। तो इस छोटे से चार्ज dq जैसे इस पर्टिकुलर O पॉइंट के ऊपर अगर मैं पोटेंशियल निकाल लूं, फिर उसका इंटीग्रेशन कर दूं, तो मुझे इस होल चार्ज की वजह से क्या पता चल जाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पता चल जाएगा, ठीक है। अभी तक अपन इंटीग्रेशन ही करते आए हैं। इंटीग्रेशन एक बहुत ही अच्छा एक मैजिकल फॉर्मूला है जो छोटी सी चीज को उसके अंदर डालने पर उसको बड़ा फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। चलिए अपन बात करते हैं, तो अपन यहाँ लिख देते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ dx एलिमेंट, ठीक है, और dq चार्ज, समझ सकते हैं।
ये चीज समझ में आई आपको? क्या लिखा मैंने? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू dx एलिमेंट और dq चार्ज। इतनी चीज आपको समझ में आई? ठीक है, चलिए अब इधर देखिए, ये इतना लिख दिया मैंने। अब मुझे पता है क्या कि पोटेंशियल जो होगा dx एलिमेंट के लिए छोटा सा होगा, तो यहाँ पर मुझे dv लिखना पड़ेगा, यानी कि dv एट o, यानी कि इस dv की वजह से किसी o पॉइंट के ऊपर कितना पोटेंशियल रहेगा वो अपने को निकालना है। तो अपने को पता है वो किसके इक्विवेलेंट रहता है, k। यहाँ पर क्या रखना पड़ेगा अपने को? टेस्ट चार्ज रखना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि वही बता सकता है ना किसी पर्टिकुलर पॉइंट से लेके वहां तक के टेस्ट चार्ज को लेके आए, फिर वो जितना वर्क डन करता है उसी को पोटेंशियल बोलते हैं अपन। मगर अपन ने वैल्यू निकाल दी तो के, इसकी वजह से पोटेंशियल आएगा, तो यहाँ कितना आ जाएगा dq। और देखिए यहाँ से लेके इस पॉइंट तक की डिस्टेंस कितनी? x। ये चीज समझ में, ये चीज क्लियर है आपको? ठीक है, तो ये चीज समझ में आ गई। चलिए अगर मैं बात करूँ यहाँ, अगर लीनियर चार्ज डेंसिटी की बात करूँ तो क्या लैम्ब्डा को मैं ऐसा लिख सकता हूँ d, इसकी भी कुछ लीनियर चार्ज डेंसिटी होगी, कितनी होगी? यहाँ लिख सकते हैं अपन dq ओपन में dx लिख सकते हैं। तो यहाँ से अपने पास में dq की जो वैल्यू आ जाएगी कितनी आ जाएगी? लैम्ब्डा डॉट dx। ठीक है, इस dq की वैल्यू को जैसे मैं यहाँ पुट करता हूँ तो क्या आ जाएगा? k डॉट dq की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? लैम्ब्डा डॉट dx और अपन में x। कितनी चीज क्लियर होगी? ये dv की बात कर रहे हैं। अब इस dv से मुझे क्या करना है? पूरे के लिए निकालना है, तो मैं क्या कर दूं? इंटीग्रेशन बोथ दी साइड, इंटीग्रेशन कर दिया आपने क्या? दोनों तरफ। ये छोटे छोटे जो dv रहेंगे वो मुझे मिलके क्या देंगे? एक बड़ा v, तो यहाँ मैं डायरेक्ट v लिख दूं, यानी कि पोटेंशियल एक पर्टिकुलर पॉइंट ड्यू टू होल दी चार्जेस। अभी देखिए ये जो लिमिट की बात करूं तो कहां से कहां तक है अपना चार्ज स्टार्ट हुआ यहाँ से और खत्म हुआ यहाँ पर, यानी कि l डिस्टेंस से लेके एक और l, तो क्या मैं लिख सकता हूँ? l से 2l, 2l ही हुआ ना, ये l है, यहाँ से l, यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी l है, और यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी? 2l है, l प्लस l 2l, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक का l और यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस 2l, यानी कि लिमिट कहाँ से कहाँ तक होगी? l से 2l, यानी कि l से 2l, यानी कि पूरा चार्ज कंसीडर्ड हो गया इसके अंदर अपना। क्लियर है? आगे देखिए v हो गया। अब यहाँ अगर मैं बात करूँ k कांस्टेंट है, लैम्ब्डा कांस्टेंट है, k और लैम्ब्डा को बाहर ले लो, इंटीग्रेशन 1/x डॉट dx, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक दे रखी? l टू 2l। अब ये जो इंटीग्रेशन होता है 1/x डॉट dx, इसका मतलब होता है log x, यानी कि v इज इक्वल टू k लैम्ब्डा log, बेस में e रहेगा, यहाँ x आ जाएगा, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक आ जाएगी? l टू 2l। ये इतनी चीज समझ में आई आपको? क्लियर है? चलिए अब यहाँ पर क्या अपन लिमिट को रख सकते हैं, तो लिमिट को रखूंगा तो क्या आ जाएगा? k लैम्ब्डा log 2l, ठीक है, माइनस log l। ये चीज क्लियर हो गई आपको? ये चीज समझ में आ गई? ये दिख रहा है आपको? चलिए थोड़ा सा इसको अपन इधर ही ले लेते हैं, ठीक है, इसको इधर ले लेते हैं, ये नहीं दिख रहा होगा, यहाँ ले लेते हैं अपन इसको। ये चीज क्लियर है? ठीक है, ठीक है, अपन यहाँ से इधर आए हैं और फिर यहाँ से अपन अब इधर जा रहे हैं, तो यहाँ कितना आ जाएगा? v इज इक्वल टू k लैम्ब्डा, ठीक है, लिमिट पुट कर देते तो कितना आ जाएगा? log 2l, ठीक है, माइनस का log यहाँ पर आ गया l। इतनी चीज क्लियर है? क्या मैं यहाँ पे फॉर्मूला लगा सकता हूँ अपना? ठीक है, कौन से फॉर्मूले की बात कर रहे हैं अपन? जो log में माइनस में रहता तो अपॉन में आ सकता है वो। तो यहाँ अगर मैं बात करूँ v इज इक्वल टू k लैम्ब्डा log 2l अपॉन में l, ठीक, इस l से l कट गया, तो यहाँ पर v इज इक्वल टू कितना बचा? k लैम्ब्डा log 2 बचा मेरे पास में, ठीक है, यानी कि किसी पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर मेरे पास में कितना रहेगा? इतना पोटेंशियल रहेगा। अब यहाँ क्या कर सकते हैं आप? डायरेक्ट लैम्ब्डा की वैल्यू पुट कर दे तो q बाय l आ जाएगी, और k की वैल्यू भी पुट कर सकते हैं, 1/4πε0 आ जाएगा। तो ये जो था क्या था? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल था ड्यू टू कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ये चीज आपको समझ में आ गई है? अपन क्यों लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं? अगर आपको यहाँ समझ में नहीं आया हो तो आपको पहला चैप्टर देखना पड़ेगा, ठीक है। पहला चैप्टर के अंदर एक अलग से टॉपिक बना रखा है चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का, अपने वहां अपने पूरा कॉन्सेप्ट लाके रख रखा है कि कैसे लैम्ब्डा इज इक्वल टू q बाय l होता है और कैसे लैम्ब्डा इज इक्वल टू del q ओपन में del x होता है, ठीक है। क्लियर है आपको? ये चीज समझ में आ गई होगी। इंटीग्रेशन काय के लिए यूज करते हैं? क्योंकि ज्यादा चार्ज अगर अपने पास में रहता है तो अपन एक साथ बहुत सारी चीजों का कैलकुलेशन नहीं कर पाते, तो अपन छोटा सा टुकड़ा तोड़ते हैं, उसका कैलकुलेशन करते हैं, उसको इंटीग्रेट कर देते हैं उसकी लिमिट के साथ में, तो वो पूरे चार्ज के लिए अपने को उसका रिजल्ट दे देता है, ठीक है। ये चीज आपको समझ में आई? तो आई होप आपको ये जो लेक्चर है ये पसंद आया होगा। इसके बाद जो अपन डिस्कस करेंगे वो आपका अगले लेक्चर में डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। थैंक यू सो मच।